नमस्कार। क्या आपको पता है कि चाइना ने पिछले 3 सालों में $500 बिलियन वर्थ के यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स सेल आउट कर दिए हैं? क्या आपको पता है कि सऊदी अरेबिया ने 80 साल पुराना पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट यूएसए के साथ तोड़ दिया है? क्या आपको पता है कि ब्रिक्स कंट्रीज अपनी इंटरनल न्यू करेंसी के बारे में सोच रहे हैं और उसे जल्द ही मार्केट में ला सकते हैं? क्या आपको पता है कि 1200 सैंक्शंस लगाने के बाद भी रशियन इकोनॉमी पे कोई असर नहीं पड़ा? इनफैक्ट एक वॉर में घिरे होने के बावजूद रशियन इकोनॉमी ग्रो की। क्या आपको पता है कि दुनिया के सारे मेजर सेंट्रल बैंक्स गोल्ड बाइंग स्प्री पर हैं और इसीलिए वर्ल्ड में गोल्ड प्राइसेस बढ़ रहे हैं? इन सारी बातों का असर पड़ता है यूएस डॉलर के वर्ल्ड के ग्लोबल करेंसी होने पर। सो द सेंट्रल क्वेश्चन जिसको हम आंसर करने की कोशिश इस वीडियो में करेंगे कि क्या यूएस डॉलर अपना ग्लोबल रिजर्व करेंसी स्टेटस खो रहा है? क्या डेवलपिंग कंट्रीज डॉलर को चैलेंज कर रही हैं? आखिर यूएस डॉलर इस स्थिति में पहुंचा कैसे कि दुनिया की हर देश का एक डिफॉल्ट करेंसी डॉलर बन गया? और क्या फैक्टर्स हैं जो इस चेंज को ड्राइव कर रहे हैं? आज इस डी डॉलराइजेशन टॉपिक को आज डिटेल में समझेंगे। वेलकम टू द एवरेज इंडियन चैनल। इस चैनल पे हम हर हफ्ते किसी नए इंटरेस्टिंग या एंगेजिंग विषय पर बात करते हैं। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि एक्सटर्नल करेंसी के मामले में यूएस इस डोमिनेंस की पोजीशन पर पहुंचा कैसे। अब सबको पता है कि अपनी नेशनल बाउंड्री के अंदर ट्रेड या ट्रांजैक्ट करने के लिए हर देश के पास एक नेशनल करेंसी है, पर जब आपको किसी और देश का सामान खरीदना है या किसी और देश में अपना सामान बेचना है तब दिक्कत आती है। मान लीजिए कि पाकिस्तान को इंडिया से कुछ खरीदना है। अब इंडिया ने उसे गुड्स प्रोवाइड की या सर्विसेज प्रोवाइड की और बदले में पाकिस्तानी रुपीस ले लिए, पर पाकिस्तान की इकोनॉमी अगर अनस्टेबल है या उसमें इन्फ्लेशन हाई है तो जो पाकिस्तानी रुपीस इंडिया ने एज अ पेमेंट लिए हैं उसकी वैल्यू गिर जाएगी, तो इंडिया का इस ट्रांजैक्शन में नुकसान होगा। इस प्रॉब्लम को पहले के जमाने में गोल्ड के जरिए हैंडल किया जाता था। गोल्ड ही ट्रेड का मेजर मीडियम होता था। 19th सेंचुरी के एंड तक ब्रिटेन वर्ल्ड का सुपर पावर था, पर 30 सालों के अंदर 1920 से 1945 के बीच में ब्रिटेन ने 2 मेजर वर्ल्ड वॉर्स लड़ी। इन वर्ल्ड वॉर्स ने यूरोपियन इकोनॉमी को रूइन कर दिया। ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, जर्मनी सबकी इकोनॉमीज कोलैप्स कर गई। ब्रिटेन जिसका डेट टू जीडीपी रेशियो 1920s के पहले 20% था, वो बढ़कर 220% पहुंच गया। इन सारी वॉर्स का सबसे ज्यादा फायदा एक देश के हुआ, यूएसए को। यूएसए इन सारे वॉर्स को फाइनेंस कर रहा था। वॉर्स का डिस्ट्रक्शन यूएसए के दरवाजे पर तो पहुंचा नहीं, पर इन वॉर्स में वो पर्ल हार्बर के पहले एक सप्लायर की तरह एंटर हुआ और उसने बहुत ज्यादा ट्रेड सरप्लस जनरेट किया। आलम यह था कि 1940s के डेकेड के अंत होते होते तक वर्ल्ड का 75% गोल्ड रिजर्व यूएसए के पास अकेले जमा हो गया। कॉन्ट्रास्ट में ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी सबकी इकोनॉमीज बर्बाद हो गई थी। इनको रीबिल्ड करने के लिए यूएस ने इनको पैसे लेंड किए और इनको फाइनेंस किया। अब जो भी गुड्स, सर्विसेज, मशीनरी, इंडस्ट्री इनको लगानी थी वो सब यूएस से इंपोर्ट होती और उसके लिए यूएस करेंसी का पास में होना बहुत जरूरी था। यूरोपियन देशों की इस कमजोरी का फायदा उठाते हुए यूएसए ने 1945 में ब्रेटन वुड्स में 51 मुख्य देशों की मीटिंग बुलाई। इसको ब्रेटन वुड्स सिस्टम का आरंभ कहते हैं। इसी मीटिंग में आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जैसी इंस्टीट्यूशंस का जन्म हुआ। इसी मीटिंग में फैसला लिया गया, क्योंकि गोल्ड की अवेलेबिलिटी लिमिटेड है दुनिया में और यूएस बाय फार सबसे स्टेबल और सबसे अच्छी इकोनॉमी है, यूएस डॉलर को गोल्ड से पेग कर दिया जाए। 35 यूएस डॉलर की वैल्यू 1 आउंस गोल्ड के बराबर तय की गई और यूएस डॉलर को गोल्ड की जगह यूज करने का प्रावधान दिया गया कि आप यूज कर सकते हो डॉलर को गोल्ड की जगह। एवरीवन कैन ट्रस्ट इट। और अगर आप यूएसए को डॉलर्स लाके दोगे तो बदले में आपको गोल्ड देगा। पर 1960s आने तक वियतनाम वॉर में यूएसए के पड़ने के कारण, गोल्ड प्राइसेस के हाइक के कारण और यूएसए की डोमेस्टिक इकोनॉमिक लाइबिलिटीज के कारण ये अग्रीमेंट यूएसए के लिए निभाना मुश्किल होता गया। उसके अपने गोल्ड रिजर्व्स 22,000 टन से घटकर 10,000 टन पर आ पहुंचे थे। तो 1972 में यूएसए ने फिर सारे देशों की मीटिंग बुलाई और उसमें डिक्लेयर किया कि वो यूएस करेंसी को गोल्ड से डीलिंक कर रहे हैं। मतलब अब वो पहले वाला ब्रेटन वुड्स अग्रीमेंट तोड़ दिया जा रहा है। यूएस करेंसी इज नाउ इंडिपेंडेंट ऑफ गोल्ड और एक फिएट करेंसी यूएस करेंसी बन गई।
पर यूएस प्रेसिडेंट निक्सन और फॉरेन मिनिस्टर किसिंगर ने एक बहुत बड़ा गेम प्लान कर रखा था। अरब वर्ल्ड में दुनिया के सबसे बड़े ऑयल रिजर्व्स मिले, पर वहां पे डोमेस्टिक सिक्योरिटी का इशू था। सब देशों को यह पता था कि अगले 100 सालों तक जो सबसे इंपॉर्टेंट कमोडिटी डेवलपमेंट के लिए होने वाली है वो है ऑयल। ऐसे में निक्सन और किसिंगर ने सऊदी अरेबिया के किंग के साथ एक मीटिंग की। ये मीटिंग पिछली सेंचुरी की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और डिफाइनिंग मीटिंग्स रही, क्योंकि इस मीटिंग में एक अग्रीमेंट साइन हुआ जिसके तहत यूएसए ने सऊदी अरेबिया को सिक्योरिटी, आर्म्स, आर्मामेंट्स सब देने का वादा किया और बदले में ये एक्सक्लूसिविटी का अग्रीमेंट लिया कि ऑयल जो है वो डॉलर में प्राइस होगा और केवल डॉलर में ही बेचा जाएगा। इस अग्रीमेंट की वजह से अब क्रूड ऑयल डॉलर में प्राइस होने लगा और दुनिया के किसी देश को भी अगर ऑयल चाहिए तो उसे डॉलर में पे करना था। तो अगर आपको ऑयल चाहिए तो आपको डॉलर अपने रिजर्व्स में रखने ही रखने होंगे। तो एक तरह से गोल्ड की जो डिपेंडेंसी थी डॉलर से वो हटकर अब ऑयल से रिप्लेस हो गई कि अगर आपको ऑयल चाहिए तो डॉलर तो रखने होंगे। इसीलिए ऑयल को ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है। किसी भी देश की करेंसी अगर ग्लोबल वर्ल्ड रिजर्व करेंसी बन जाती है तो इसके कई फायदे होते हैं। सबसे पहला फायदा है फाइनेंसिंग ऑफ योर एक्सपेंसेस। मतलब कि अगर आपके खर्चे आपकी इनकम से कहीं ज़्यादा हैं तो आप करेंसी को प्रिंट करके वो खर्चे फाइनेंस कर सकते हैं। यूएस इकलौता देश है पूरे वर्ल्ड में जो ये कर सकता है, क्योंकि उसकी करेंसी की डिमांड पूरे वर्ल्ड में है। तो वो जितनी करेंसी प्रिंट करे वो मार्केट्स उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। ट्रेड चाहे किन्हीं दो देशों के बीच में हो रहा हो, पर यूएस डॉलर की एक्सेप्टेंस हर जगह है। अब यूएस की ये जो करेंसी की इकोनॉमिक पावर है वही उसकी मिलिट्री पावर को भी फंड करती है। अब 800 मिलिट्री बेसिस का खर्चा उठाना, दुनिया भर के वॉर्स में जाके कांग्रेस जो पैसे सैंक्शन करती है, या एजुकेशन लोन अभी बाइडन ने लोगों का माफ़ कर दिया, ये सारे खर्चे फंड किए जा रहे हैं पैसे प्रिंट करके। और ये प्रिंटिंग पावर आ रही है केवल और केवल ग्लोबल वर्ल्ड करेंसी होने की वजह से। $1 ट्रिलियन बजट है यूएस मिलिट्री का। तो ये फ्रीडम सिर्फ और सिर्फ यूएस के पास है, दुनिया किसी और इकोनॉमी के पास नहीं है। एक और बड़ा फायदा है कि कोई भी इकोनॉमिक रिसेशन या कुछ डाउनटर्न आ जाए इकोनॉमी में तो आप पैसे प्रिंट करके फिर से अपनी इकोनॉमी को बूस्ट दे सकते हो बिना इन्फ्लेशन के डर के। अभी क्वांटिटेटिव ईजिंग के नाम पर ही यूएसए ने पिछले 4 सालों में $3 ट्रिलियन प्रिंट करके अपनी इकोनॉमी में डाला है। $3 ट्रिलियन मतलब कि कुछ साल पहले तक इंडिया की जीडीपी का साइज। उतने पैसे इन्होंने प्रिंट करके अपनी इकोनॉमी को अफलोट रखा है। खैर, डॉलर से पहले भी पोर्टुगल, स्पेन, बेल्जियम, फ्रांस और इंग्लैंड, इन देशों की करेंसीज ग्लोबल करेंसीज रह चुकी हैं। हर करेंसी ने लगभग 95 to 100 ईयर्स तक वर्ल्ड को डोमिनेट किया है। यूएस करेंसी डॉलर के भी लगभग 103 साल हो चुके हैं। तो क्या यूएस डॉलर का पतन अब इनेविटेबल है? ये समझते हैं कि ये डी डॉलराइजेशन का प्रोसेस कैसे आगे बढ़ रहा है, इसने मोमेंटम क्यों पकड़ा है। डॉलर में ट्रस्ट होने का सबसे बड़ा कारण था यूएस इकोनॉमी का स्टेबल होना और सारे करेंसी रिस्क से सेफ होना। परंतु यूएस अभी कुछ सालों से डॉलर को एज अ जियोपॉलिटिकल वेपन इस्तेमाल कर रहा है। पहले अफगानिस्तान पर, फिर वेनेजुएला पर और फाइनली अब रशिया पे उन्होंने ऐसे सैंक्शंस लगाए कि उस कंट्रीज के जो भी रिजर्व्स डॉलर में स्टोर्ड थे वो सारे फ्रीज हो गए। मतलब अब कंट्रीज के दिमाग में ये बात आई है कि अगर हमारे रिलेशंस यूएसए से खराब होंगे या किसी पर्टिकुलर इशू पे डिसएग्रीमेंट होगा यूएस से, तो यूएस कैन यूज दिस एज अ जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजी आपको आर्म ट्विस्ट करने के लिए। तो जो डॉलर आपके सेंट्रल बैंक के पास सेफ्टी का प्रतीक थे वो एक्चुअली एक रिस्क एक्सपोजर बन गए। इसी घटना से सचेत होकर दुनिया के सारे सेंट्रल बैंक्स ने अपने रिजर्व्स में गोल्ड जमा करना शुरू कर दिया। चाइना ने तो रिकॉर्ड गोल्ड बाइंग की, साथ ही पोलैंड ने, क्योंकि वो यूक्रेन के बहुत करीब है। इंडिया ने भी लगभग 800 टन की गोल्ड की बाइंग की है। दूसरा केस इन पॉइंट रशिया है। रशिया पर यूएसए ने 1200 से ज़्यादा सैंक्शंस लगाए, फिर भी रशियन इकोनॉमी एक्सपैंड हुई एक वॉर में एंगेज होने के बावजूद। यूएस ने एक तरह से फोर्स किया रशिया को डी डॉलराइज होने के लिए। उन्होंने रशिया के सारे रास्ते बंद कर दिए और उनके पास डॉलर को छोड़कर दूसरी जगह जाने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं था। यही हाल ईरान का हुआ और इन दो कंट्रीज ने करके दिखा दिया कि भाई डॉलर पे इतनी भी कोई खास डिपेंडेंसी नहीं है और अगर आपके पास ऐसे रिसोर्सेज हैं जिसकी दुनिया को जरूरत है तो डॉलर मे नॉट बी द ओनली ऑप्शन। उधर चाइना और यूएस में ट्रेड वॉर जारी है या ऐसा माहौल बना हुआ है।
चाइना ने भी पिछले 30 सालों में खुद को फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड साबित कर दिया है और दुनिया के 200 देशों से उसके डीप ट्रेड रिलेशंस है। अब ऐसे में चाइना ये एनकरेज कर रहा है कि उसकी ट्रेड की पेमेंट उसकी लोकल करेंसी रेमिनबी में हो। तो जहां यूएस डॉलर पे चाइना की ट्रेड की डिपेंडेंसी 80% थी, वो घटकर अब 50% से भी नीचे आ गई है और वो अपनी करेंसी में 50% से ज्यादा ट्रेड सेटल कर रहा है। तो चाइना और रशिया एक्टिवली काम कर रहे हैं डॉलर को प्राइम पोजीशन से हटाने के लिए और अपनी लोकल करेंसीज में ट्रेड करने के लिए। तीसरा कारण है यूएस इकोनॉमी का रेकलेसली डॉलर्स प्रिंट करना, इररिस्पॉन्सिबली डॉलर्स पंप करना मार्केट में। जैसा कि हमने बात की कि 2020 के बाद ही 3 ट्रिलियन से ज्यादा डॉलर मार्केट्स में रिलीज कर दिए गए हैं। ऐसा करके डॉलर की परचेजिंग पावर पिछले 3 सालों में ही 24% तक गिर गई है। अब जिन सेंट्रल बैंक्स के वॉल्ट्स में ये डॉलर्स पड़े हुए हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स, उसकी वैल्यू रखे रखे गिर गई। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने एक्स्ट्रा करेंसी प्रिंट करने का प्लान किया। तो ये तो किसी भी एसेट होल्डर के लिए बुरी बात है ना कि उसकी करेंसी की वैल्यू पड़े पड़े गिर रही है। तो क्यों आदमी इन्वेस्ट करे उस पर्टिकुलर करेंसी में? यही कारण है कि चाइना बहुत तेजी से अपने ट्रेजरी बॉन्ड्स को सेल आउट कर रहा है, जापान सेल आउट कर रहा है, इवन अदर कंट्रीज जो ट्रेजरी बॉन्ड्स के होल्डर्स हैं वो यूएस डॉलर के बॉन्ड्स सेल आउट कर रहे हैं। आर्ग्यूमेंट ये है कि अगर कंट्री ए को कंट्री बी से ट्रेड करना है दोनों को आपस में, तो कंट्री सी यानी यूएस डॉलर की क्या जरूरत है? इसी को चैलेंज करने के लिए 2009 में ब्राजील, रशिया, चाइना, इंडिया और साउथ अफ्रीका ने मिलकर एक ग्रुपिंग को बनाया जिसका नाम ब्रिक्स है। ब्रिक्स दुनिया के 40% ऑफ द पॉपुलेशन और 25% ऑफ जीडीपी को रिप्रेजेंट करता है। अब इतनी बड़ी पॉपुलेशन होने के बावजूद इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जैसे कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, दोनों में इन देशों की वोटिंग पावर और इनका नेगोशिएटिंग वेट दोनों बहुत कम है। अब इन ब्रिक्स देशों ने आपस में अपनी नेशनल करेंसी में ट्रेड करने का फैसला किया है। साथ ही साथ ब्रिक्स का अब एक्सपेंशन प्लान किया जा रहा है। अब इंपॉर्टेंट इकोनॉमीज जैसे इंडोनेशिया, जैसे थाईलैंड, जैसे टर्की, जैसे सऊदी अरेबिया, ये भी ब्रिक्स की ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं और अब मेंबरशिप लेंगे या लेने ही वाले हैं। अब जैसे ही ये पूरा कॉन्ग्लोमरेशन एक क्रिटिकल मास इख्तियार कर लेगा तो और ट्रेड अपनी करेंसीज में चलने लगेगी, वैसे ही डॉलर का पतन नोज डाइव कर जाएगा। सऊदी अरेबिया ने जो 80 इयर्स पुरानी पेट्रो डॉलर्स की एग्रीमेंट को तोड़ा है, उसका भी डॉलर पर बहुत भारी असर पड़ेगा, क्योंकि ऑयल की ट्रेडिंग अगर अपनी डोमेस्टिक करेंसीज में कंट्रीज करने लगे तो डॉलर फिर किसको चाहिए। दूसरी तरफ डेवलपिंग कंट्रीज को इन्वेस्टमेंट्स लाने के लिए डॉलर की जरूरत होती है और जो आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक के लोन्स हैं उनके इंटरेस्ट को सर्विस करने के लिए भी डॉलर की जरूरत होती है। वहां भी ब्रिक्स एक ऑप्शन लेके आया है न्यू डेवलपमेंट बैंक में, जहां पर वो अल्टरनेटिव स्ट्रक्चर में लोन्स देगा और उनको सर्विस करने के लिए फिर डॉलर की जरूरत नहीं होगी। चाइना एक बहुत बड़ा अल्टरनेट की तरह उभरा है इन डेवलपिंग कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट देने के लिए, तो वहां भी डॉलर्स का इनफ्लो रुकेगा। ऑल्सो ये दुनिया की नई इकोनॉमिक रियलिटी को रिफ्लेक्ट कर रहा है। यूएसए दुनिया की मोस्ट पावरफुल इकोनॉमी नहीं रहा अब, तो दुनिया एक मल्टीपोलर दुनिया बन चुकी है और अब एक कंट्री का डोमिनेंस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पर नहीं रहेगा। यूएसए की गुड्स एंड सर्विसेज की सिंगल हैंडेडली इतनी डिमांड नहीं है जितना डॉलर का शेयर है ग्लोबल करेंसीज में। तभी यूएस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है अभी सभी कंट्रीज को कि अगर आपने डी डॉलराइजेशन की तरफ कदम बढ़ाया तो आपके कंट्रीज के गुड्स पर हम 100% टैरिफ लगाएंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि आज भी यूएस सबसे डोमिनेंट करेंसी है। दुनिया के 88% इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस अभी भी डॉलर में ही सेटल किए जा रहे हैं। बट अगेन, अगर ब्रिक्स के मूवमेंट ने क्रिटिकल मास गैदर किया तो द एंड इज नॉट ओनली इनएविटेबल बट इट इज नियर। पर अगर ऐसा हुआ तो इसका यूएस की इकोनॉमी पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। ये सारे डॉलर्स जो दुनिया के सेंट्रल बैंक्स में पड़े हुए हैं, ये सब यूएस की इकोनॉमी के अंदर आ जाएंगे और जब इतना सारा पैसा लिमिटेड गुड्स, रियल एस्टेट और स्टॉक्स को चेज करेगा तो इन्फ्लेशन ऐसा होगा जो यूएसए ने कभी देखा ही नहीं। साथ ही जो 100 साल से करेंसी प्रिंट करके प्रॉब्लम सॉल्व करने की यूएसए को आदत है, उसके बिना जीना सीखना पड़ेगा। इकोनॉमिक डाउनटर्न्स में इंटरेस्ट रेट्स ऊपर ले जाकर धीरे धीरे चीज़ें संभालनी होगी। मिलिट्री स्पेंडिंग को रोकना होगा। ये जो $60 बिलियन दे दिए यूक्रेन को वॉर लड़ने के लिए, $20 बिलियन इजराइल को दे दिए, ऐसी चैरिटी नहीं चलेगी। पर देखना ये होगा कि क्या यूएस चुपचाप ऐसा होने देगा? क्या वो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाकर डॉलर को और
अट्रैक्टिव नहीं बनाएगा एज एन इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट? क्या ब्रिक्स कंट्रीज अपने इस मोटिव में सक्सेसफुल होंगे, या इनके जो इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शंस हैं वो इनको ऐसा नहीं करने देंगे? क्या चाइना ब्रिक्स को डोमिनेट करना चाहेगा? ये सब देखने योग्य बातें होंगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले हफ्ते फिर हाजिर होऊंगा एक नए विषय को लेकर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया या इस कंटेंट से कुछ वैल्यू मिली तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। एक एवरेज इंडियन।